स्वागत है आपका। संविधान की क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने राष्ट्रपति को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको डिस्कस किया। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के। तो जहां पे बात राष्ट्रपति की शक्तियों की होती है तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां और दूसरा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो सामान्य शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, स्वविवेक की शक्ति जो है वो सामान्य शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपका आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल आता है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और व्यापम की परीक्षाओं में भी कई तरह से प्रश्न घुमा फिरा के पूछे गए हैं, जिसके लिए निश्चित तौर पर पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के प्रश्न पत्र जो है आपको स्टडी करने होंगे, रीड करने होंगे। और हम निश्चित तौर पे चाहेंगे कि जैसे जैसे आपका टॉपिक आगे बढ़ रहा है उन टॉपिक्स के आए हुए क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए और मुख्य परीक्षा में आए हुए जो प्रश्न हैं उसका उत्तर लिखने का अभ्यास जारी रखिए। तो शुरू करते हैं कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। और उसके बाद अनुच्छेद 77, ठीक है, तो आर्टिकल 77 ये बताता है कि संघ सरकार का जो समस्त प्रशासन है, ध्यान रखिएगा, संघ सरकार का जो समस्त प्रशासन है वो राष्ट्रपति के नाम से चलता है। ठीक है भाई, संघ सरकार का समस्त प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति के नाम से चलता है, राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। ठीक, फिर अनुच्छेद 78 आर्टिकल नंबर 78, इसको एक बार वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत यह शामिल है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री से प्रशासन संबंधी सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करे। ठीक है भाई, तो यह राष्ट्रपति को अधिकार है कि प्रशासन के संदर्भ में प्रत्येक प्रकार की सूचना एवं जानकारी जो है वो प्राप्त करे। और वहीं पर प्रधानमंत्री, ठीक है, वहीं पर प्रधानमंत्री का जो उत्तरदायित्व है कि वह प्रशासन संबंधी सभी प्रकार की जानकारी राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए। तो यही प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रशासन संबंधी सभी प्रकार की जानकारी राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व है? तो यह अनुच्छेद है 78। तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो जानकारी या प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त करे और प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व है कि वो प्रशासन संबंधी सभी सूचनाएं एवं जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाए। ठीक है, फिर इसमें देखिएगा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, क्या प्रशासन की कार्यवाही के लिए सभी प्रकार के नियम कानून का निर्धारण एवं मंत्रियों में कार्य का वितरण करना भी है ना भाई। प्रशासन संबंधी सभी तरह के नियम बनाना और मंत्रियों में कार्य का वितरण करना भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के ही अंतर्गत आता है। देखिए, मान लो 4 नंबर पे सीधा प्रश्न पूछ दिया गया कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को समझाइए। तो इसी तरह से पॉइंट वाइज आपको प्रश्न का उत्तर देना है। और लिखना कैसे है मुख्य परीक्षा में जब लिखने की बात होती है, तो जैसे पहला पॉइंट आपने यहाँ पे शुरू किया, फर्स्ट लाइन में यहाँ पे आके ये खत्म हुआ, तो सेकंड पॉइंट से इस तरह से स्टार्ट करना है ना, ताकि वहां पर जो है जो आपकी लाइनें हैं, जो क्षेत्र है वो सीमित होता है और सभी लाइनों का पूरा प्रयोग कर सके और अच्छे आंसर लिख सकें। यहाँ पे आपकी राइटिंग का भी अच्छा होना जरूरी है। अच्छी राइटिंग का तात्पर्य ये है कि आप जो भी लिखें वो स्पष्ट समझ में आए, पढ़ने में कोई समस्या ना हो। ठीक है भाई, तो प्रशासन संबंधी कार्यवाही के लिए सभी नियम बनाना और मंत्रियों में कार्य का वितरण करना भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। और इसी के साथ साथ कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है नियुक्ति। तो राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है ये समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनडे एग्जामिनेशन में घुमा फिरा के भी पूछा जाए तो आपको इसका उत्तर देना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की मंत्रणानुसार, उसकी इच्छा अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति।
फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अरे बात समझ में। फिर इसमें आगे देखेंगे महान्यायवादी, ठीक है, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। कौन कौन? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के मंत्रानुसार अन्य मंत्री, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, फिर महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। फिर आगे देखिएगा निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, राजभाषा आयोग है, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। इन सभी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, और यह राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, स्वविवेकी शक्ति के अलावा अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के बिना नहीं करता। जैसे मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न आया हुआ है, अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 से आप क्या समझते हैं या इसको समझाइए। तो अनुच्छेद 74 में यही बताया गया है कि राष्ट्रपति को शासन में सहयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके सलाह अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। जब हम मंत्री परिषद की क्लास करेंगे तो उसमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हुई पद की नियुक्ति की बात। और उसके बाद कुछ निश्चित प्रक्रियाओं के तहत राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं सभी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं सभी न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं सभी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं सभी न्यायाधीश के साथ साथ केंद्र एवं राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं, केंद्र एवं राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं, उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों को कुछ प्रक्रियाओं के तहत पद से हटा सकता है। यह तथ्य भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ही आता है। आ रही बात समझ में। अब बिल्कुल ऐसे ही आगे देखिएगा, अनुच्छेद 239 बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल परमानेंट दिमाग में रखिएगा। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना भाई, जो भी संघ शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली वगैरह हुआ, इसका जो प्रशासन है या इसका जो शासन है वो राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। और वैसे ही आर्टिकल नंबर 263, इसको भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है, ठीक है भाई। तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह तथ्य राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के में शामिल है। और अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है और राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति समाप्त होती है। अरे बात समझ में। तो यदि आपने लेक्चर सुन लिया, एक दो बार और लेक्चर देखना है तो जरूर देखिए, फिर इसको लिखने का प्रयास करें अपनी तरह से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की तरफ। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 79, ठीक है, आर्टिकल नंबर 79। इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है संसद का अंग है, ठीक है। तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, संसद की जब भी बात होगी तो संसद में 3 तत्व है। संसद का गठन 3 चीजों से मिलकर होता है। एक तो राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो अनुच्छेद 79 में यही बताया गया है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत कि राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा आर्टिकल नंबर 331, इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार, विधायी अधिकार राष्ट्रपति के पास है। परंतु हाल ही में हुए 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियन समुदाय के किसी भी व्यक्ति को लोकसभा में मनोनीत करने का जो प्रावधान था, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। तो अब जो है लोकसभा में किसी भी एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति का मनोनयन नहीं होता। फिर इसी तरह से आगे बढ़ें तो आर्टिकल 81,
81 नहीं है, वो आर्टिकल 80 है। आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के बारे में बताया गया है। तो उसमें पहला पॉइंट है क्या कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि समाज सेवा, खेल एवं कला, समाज सेवा, साहित्य या कला के क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, विज्ञान एवं कला, समाज सेवा एवं साहित्य, इस क्षेत्र से आते हैं। और यह जो तथ्य है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। विधायी शक्तियों का मतलब है वो सारी शक्तियां जो सीधे सीधे लोकसभा या राज्यसभा से संबंध रखता हो, ठीक है, या संसद से संबंध रखता हो, वो सभी क्या है, विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसी तरह देखेंगे अनुच्छेद 103। तो अनुच्छेद 103 भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में इसको एक बार पूछा भी जा चुका है। इसके अंतर्गत ये है कि दल बदल का जो आधार है, तो दल बदल के आधार पर किसी संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब यदि मैं दल बदल के आधार को अलग कर दूं, दल बदल के आधार को मैं अलग कर दूं, तो संसद सदस्य की योग्यता का निर्धारण, संसद सदस्य की योग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर राष्ट्रपति जो है पूर्णतः निर्वाचन आयोग की सलाह अनुसार, निर्वाचन आयोग की सलाह अनुसार कार्य करेगा। ठीक है भाई, निर्वाचन आयोग की सलाह अनुसार कार्य करेगा। ये तथ्य जो है महत्वपूर्ण है आर्टिकल नंबर 103 के बारे में। तो अनुच्छेद 103 को एक बार प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसमें दल बदल का वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। उसके अलावा किसी भी आधार पर निर्वाचन आयोग के सलाह अनुसार राष्ट्रपति जो है सदस्य की योग्यता का निर्धारण करता है। फिर आगे देखिएगा, जो संसद है उसके सत्र को, जो लोकसभा या राज्यसभा है, तो उसके सत्र को आहूत करना, उसका सत्रावसान करना और विघटन। तो संसद का जो विघटन है, लोकसभा का जो विघटन है, ध्यान रखिएगा, संसद का विघटन नहीं होता, लोकसभा का विघटन होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है। तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा का विघटन बताया गया है, आर्टिकल नंबर 85, इसलिए मैंने वहां पे 85 लिख रखा है। तो संसद के सत्र को आहूत करना, उसका सत्रावसान करना और लोकसभा का विघटन करना भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। मैंने कहा ना, जो भी बात लोकसभा या राज्यसभा से संबंधित है, समझ जाइए वह सभी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है, जो भी शक्तियां इससे संबंधित है। फिर आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87। तो अनुच्छेद 86 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है, चाहे राष्ट्रपति जो है संसद के एक सदन को या दोनों सदन को अभिभाषित कर सकता है। ठीक है, संसद के एक सदन को या दोनों सदन को अभिभाषित कर सकता है या किसी लंबित विधेयक के संबंध में संदेश भेजने का अधिकारी है। अनुच्छेद 86 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति एक सदन या दोनों सदन को अभिभाषित कर सकता है या लंबित विधेयक के संबंध में संदेश भेजने का अधिकारी है। आ रही बात समझ में? और आर्टिकल नंबर 87 में यह बताया गया है कि वो कब अभिभाषित करेगा। अभिभाषित कर सकता है, यह अधिकार अनुच्छेद 86 के अंतर्गत दिया गया है। और कब अभिभाषित करेगा की बात होती है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही सदन प्रत्येक वर्ष दोनों ही सदन के पहली बैठक को अभिभाषित करता है। प्रत्येक वर्ष दोनों ही सदन के पहली बैठक को, प्रथम सत्र के पहली बैठक को अभिभाषित करता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र को राष्ट्रपति जो है अभिभाषित करता है। और इसके साथ साथ जब भी लोकसभा का चुनाव संपन्न होता है, नई लोकसभा का गठन होता है, तो नई लोकसभा का गठन होने के बाद जो पहली बैठक होती है उसको भी राष्ट्रपति जो है अभिभाषित करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति किसको अभिभाषित करता है या राष्ट्रपति का अभिभाषण बताया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद 86 में अभिभाषण का अधिकार है और अनुच्छेद 87 में किस कब अभिभाषित करेगा यह बताया गया है। आ रही बात समझ में? ध्यान रखिएगा इसका। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 108 बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत
संयुक्त अधिवेशन है। इसके बारे में आने वाली क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना बता रहा हूं आपको कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन बुलाना शामिल है। कब? यदि संसद में किसी विधेयक को लेकर के गतिरोध की स्थिति हो दोनों सदन के मध्य, तो लोकसभा अध्यक्ष के सलाह अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में एक्चुअल में राष्ट्रपति का वीटो पावर है। वीटो पावर के ऊपर भी अभी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वीटो पावर है और यह जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। वीटो पावर का प्रयोग जो है राष्ट्रपति विधेयक के संबंध में करता है। ठीक है, तो विधेयक या बिल है ना, मतलब कि अधिनियम बनने के पहले जो लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है, जो बाद में संसद द्वारा पारित होने के बाद अधिनियम या कानून के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसको बिल या विधेयक कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे अनुच्छेद 111 में एक पॉइंट है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और यदि पुनर्विचार के लिए लौटाने के बाद संशोधन के बिना या संशोधन के साथ दोबारा पारित होकर आ गया, तो दूसरी बार पारित होकर आने पर राष्ट्रपति जो है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, उसमें वह हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 111 है। और अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है अध्यादेश। ठीक है, तो क्या होता है, यदि लोकसभा राज्यसभा की बैठक ना हो रही हो और किसी विषय पर तुरंत ही कोई कानून बनाने की आवश्यकता है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है, ध्यान रखिएगा। और ये अध्यादेश का जब कॉन्सेप्ट है तो इसको भी लेकर के वनडे एग्जामिनेशन में प्रश्न आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा किस विषय पर अध्यादेश जारी करेगा, तो उन्हीं विषय पर अध्यादेश जारी करेगा जिस विषय पर संघ को कानून बनाने का अधिकार है, संघ की शक्ति है। मतलब कि लोकसभा राज्यसभा को जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, उन्हीं विषयों पर या संघ सूची या संवर्ती सूची के विषयों पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अध्यादेश अधिकतम कितने माह के लिए जारी कर सकता है, तो अधिकतम 6 माह के लिए जारी कर सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, अधिकतम 6 माह के लिए। जैसे कोई भी अध्यादेश जारी करेगा तो उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी है, 6 माह है। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि अध्यादेश जारी करने के बाद जैसे ही सदन की बैठक होगी, तो सदन की बैठक के 6 सप्ताह के अंदर, सदन की देखो 6 माह तक जारी रहता है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, और सदन की बैठक की 6 सप्ताह के अंदर, नोट्स को आप पढ़ोगे तो यहाँ पे कंफ्यूज होगे, तो ध्यान रखिएगा, सदन की बैठक की 6 सप्ताह के अंदर वो जो अध्यादेश है वो पारित होना चाहिए। आ रही बात समझ में? मतलब कि उसको अनुमोदन मिलना चाहिए या अनुमोदित होना चाहिए, तब तो फिर वो जारी रहेगा 6 माह तक। ठीक है भाई। और यदि 6 सप्ताह के अंदर संसद की जब बैठक होती है अध्यादेश जारी होने के बाद, पहली बात तो यह है कि अध्यादेश तभी जारी होगा जब सदन की बैठक ना हो रही हो, और अध्यादेश जारी होने के बाद जैसे ही सदन की पहली बैठक हुई तो उस तिथि से 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को अनुमोदन मिलना आवश्यक है। यदि अनुमोदन नहीं मिलता है तो उसी दिन से वो अध्यादेश जो है समाप्त हो जाता है। अभी बात समझ में? ठीक है। तो इस तरह से अब फिर इसमें देखिएगा अगला जो पॉइंट है विधायी शक्तियों के अंतर्गत कुछ ऐसे विधेयक हैं, बिल हैं जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा राज्यसभा में रखे जाते हैं या राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से बिल हैं या कौन कौन से विषय से जुड़े हुए बिल हैं ये भी ध्यान रखिएगा। अब यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है सीजीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए कि इनमें से किन किन विषयों के विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। तो पहला तो ध्यान रखिएगा, किसी भी नए राज्य के निर्माण या उसके नाम या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने संबंधी किसी भी प्रकार का बिल या विधेयक यदि सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति का पूर्वानुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति के परमिशन से ही, उसके हस्ताक्षर से ही वो सदन में रखा जाएगा। क्या कौन सा पॉइंट मैंने बताया
किसी भी नए राज्य का निर्माण या उसके नाम या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने संबंधी कोई बात होगी तो। दूसरा पॉइंट इसमें देखिएगा, भूमि अधिग्रहण संबंधी कोई विधेयक हो तो, क्या भूमि अधिग्रहण संबंधी कोई विधेयक यदि है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और वैसे ही भारत की संचित निधि से व्यय करना हो, भारत की संचित निधि से खर्च करना हो तो उसके लिए जो भी बिल लाया जाएगा वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाएगा। और वैसे ही किसी भी प्रकार का जो धन विधेयक है तो धन विधेयक जो है एक वित्त विधेयक के रूप में पहले आता है, फिर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक का निर्धारण होता है। तो विधेयक वाली जब हमारी क्लास होगी उसमें थोड़ा डिटेल में और आपको समझाऊंगा इसको। फिलहाल के लिए ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी धन विधेयक को सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। और किसी भी प्रकार के कर को कम करने, ठीक ध्यान दीजिएगा, मैं दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, किसी भी प्रकार के कर को कम करने या समाप्त करने संबंधी कोई विधेयक है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही सदन में रखा जाता है। लेकिन कर को बढ़ाने संबंधी कोई विधेयक हो तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कर को कम करने या समाप्त करने संबंधी कोई विधेयक हो तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। और व्यापार की स्वतंत्रता, ठीक है, व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाला राज्य का कोई भी विधेयक, ठीक है, तो व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाला कोई भी राज्य यदि अपने विधानसभा सदन में अपने विधानमंडल में विधेयक लेकर आता है, कोई भी राज्य व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के संबंध में, ठीक है, या फिर केंद्र सरकार भी व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के संबंध में कोई भी विधेयक लेकर आता है तो इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के पहले क्या आवश्यक होगा, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। तो इस तरह से ये सारे तथ्य किसके अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियों की तरफ। तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, बजट के बारे में आपने सुना होगा, केंद्रीय बजट हर साल प्रस्तुत किया जाता है। तो केंद्रीय बजट को भारतीय संविधान में या संविधान में क्या कहा गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है भाई। तो वार्षिक वित्तीय विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण को, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं बजट को, ठीक है, तो बजट को लोकसभा में कौन रखता है, तो राष्ट्रपति रखता है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति स्वयं नहीं जाता रखने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति के अंदर ही वित्त मंत्री होता है ना भाई। तो मंत्रिमंडल जो है वो व्यक्तिगत रूप से, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अपने वित्त मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट को संसद में प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करता है। यह राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। और वैसे ही वित्त आयोग का गठन की बात मैंने कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत की थी। तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है या राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। लेकिन वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है, यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, केंद्र एवं राज्य, तो केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे का निर्धारण करने के लिए, ठीक है, केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के ऊपर कार्य चल रहा है ना। 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिश है वो आ चुकी है, ठीक है। फिर इसके साथ आगे देखिएगा, किसी भी प्रकार की अनुदान की कोई मांग होगी, किसी भी प्रकार के अनुदान की कोई मांग होगी तो वह राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती, ठीक है। और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत होता है, यह भी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा, धन विधेयक जो है विधायी शक्ति के अंतर्गत भी आ गया और वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आ गया, तो ये दोनों के संबंध में सत्य है। और इसी की तरह भारत की आकस्मिक निधि से किसी भी प्रकार का जो खर्च है, तो आपका तीन प्रकार की निधियां होती है भारत सरकार के पास भारतीय संविधान के अनुसार। तो उनमें से एक है आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि, ठीक है।
तो आकस्मिक निधि का जो सर्वे सर्वा है वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो आकस्मिक निधि से किसी भी प्रकार का अदृश्य व्यय करना हो, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार के अदृश्य व्यय मतलब कि बिना लोकसभा से अनुमति लिए राष्ट्रपति चाहे तो आकस्मिक निधि से खर्च कर सकता है, लेकिन बाद में इसकी सूचना लोकसभा को या सदन को देनी होगी। ठीक है, तो यह तथ्य हुए महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों को लेकर के, जो कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों को समझाइए। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से आपको 3 आर्टिकल याद रखने होंगे। आर्टिकल नंबर 1 है आर्टिकल नंबर 124, अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन कौन से न्यायाधीश? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति दोनों के अंतर्गत आता है। फिर देखिएगा अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति, तो दंड से क्षमादान की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो यह भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, अब सिर्फ क्षमादान की शक्ति को लेकर के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, और आर्टिकल नंबर 124 को भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और फिर आपका फेवरेट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 143, 143, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से आवश्यकता महसूस होने पर राष्ट्रपति जो है परामर्श ग्रहण कर सकता है। ठीक है, परंतु उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो क्षमादान की शक्ति की बात मैंने कही, आर्टिकल नंबर 72, इसी को थोड़ा सा डिटेल में हम और देखते हैं। तो 5 प्रकार के क्षमादान की शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान में है, जिसमें पहला है क्षमा, दूसरा है लघुकरण, तीसरा है परिहार, चौथा है विराम और पांचवा है प्राविलंबन। तो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग जो है हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया गया। किसके लिए, क्यों किया गया, गूगल सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो क्षमादान शक्ति के अंतर्गत क्या होता है, किसी भी प्रकार का जो दंड है उसका पूर्ण रूप से क्षमादान कर दिया जाता है, मतलब कि पूर्ण रूप से उस दंड से मुक्त कर दिया जाता है। किसके अंतर्गत? क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत, क्षमा के अंतर्गत। फिर है दूसरा आपका लघुकरण। लघुकरण के अंतर्गत क्या होता है, इसमें देखिएगा जो सजा की प्रकृति है उसको बदल कर दूसरी प्रकृति का दंड दे दिया जाता है। तो लघुकरण के अंतर्गत प्रकृति को बदल दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि मृत्यु दंड को, ठीक है, मृत्यु दंड को बदल दिया गया किसमें? कठोर कारावास में बदल दिया गया। तो ये किसका उदाहरण है? आपका लघुकरण का उदाहरण है। परिहार, तीसरा है आपका परिहार। परिहार में क्या होता है, जो अवधि है उसको कम किया जाता है। जैसे मान लो किसी को 2 वर्ष का कारावास हुआ था तो उसको कम करके 1 वर्ष का कारावास कर देना। तो इस तरह से परिहार में क्या होता है, अवधि को कम किया जाता है प्रकृति को बदले बिना। ठीक है, परिहार में प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम किया जाता है। ठीक है, और लघुकरण में प्रकृति ही बदल दी जाती है। फिर है आपका विराम। विराम में क्या है, विशेष परिस्थितियों में जो दंड दिया गया है उसकी सजा को कम किया जाता है। विराम के अंतर्गत किन परिस्थितियों में, जैसे कि शारीरिक अपंगता है या फिर गर्भावस्था की स्थिति है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह किसी भी प्रकार से अपराधी नहीं है। तो गर्भावस्था की स्थिति में या अपंगता की स्थिति में विराम का प्रयोग किया जाता है। और प्राविलंबन के अंतर्गत किसी भी प्रकार के दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। कुछ समय के लिए किसी कारण से टाल दिया जाता है। ठीक है भाई, कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है प्राविलंबन के अंतर्गत। तो ये आपके मुख्य 5 हुए जो जिसका वर्णन भारतीय संविधान में है, और यह सब जो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। तो इसको लेकर के मैच द कॉलम वगैरह के फॉर्मेट में भी प्रीलिम्स में, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। निश्चित तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करना और इन सब टॉपिक से मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत एक दो और महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह अनुसार करता है। ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद की सलाह अनुसार करता है। और दूसरा, जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है यह न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है कहने का मतलब जो है इसमें माननीय न्यायालय जो है हस्तक्षेप कर सकता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। ठीक है, अब यह मुख्य परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है, स्पष्ट कीजिए। अरे बात समझ में? ठीक है, फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसकी तुलना हम राज्यपाल के पास जो क्षमादान की शक्ति है उससे करें तो ध्यान रखिएगा, मृत्यु दंड के संबंध में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। मृत्यु दंड को राष्ट्रपति जो है पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, मृत्यु दंड को राज्यपाल जो है पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकता। पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकता मृत्यु दंड को कौन? राज्यपाल। तो मृत्यु दंड के संबंध में आवेदन सीधे राष्ट्रपति के पास ही लगाना होता है। ठीक है, और वैसे ही जो सेना न्यायालय है, तो सेना न्यायालय के मामले में राष्ट्रपति के पास अधिकार है, जबकि सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के आदेश के विरुद्ध राज्यपाल को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ये दो तीन महत्वपूर्ण बात है कि न्यायिक शक्तियों का प्रयोग जो है राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह अनुसार करता है, यह न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है, और राज्यपाल के पास पूर्ण क्षमा मतलब कि मृत्यु दंड के संबंध में पूर्ण क्षमा की शक्ति प्राप्त नहीं है राज्यपाल को, और सेना न्यायालय द्वारा किसी भी तरह का जो दंड दिया जाता है उसको राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्यपाल क्लियर नहीं कर सकता। ठीक है, फिर कूटनीतिक शक्तियों की बात होती है, तो कूटनीतिक शक्तियों का मतलब यह है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधि है, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं समझौते जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, और इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है ना। जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, और इसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। ठीक है भाई, फिर जितने भी उच्चायुक्त या राजदूत वगैरह हुए वो राष्ट्रपति द्वारा भेजे जाते हैं, और दूसरे देश के जो उच्चायुक्त या राजदूत वगैरह हुए वो उसका जो स्वागत है वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो यह सभी राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। सैन्य शक्तियों की बात करें तो तीनों सेनाओं का जो कमांडर है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सेनापति होता है या सर्वोच्च सेनापति होता है देश में, और तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 111 वीटो पावर। आर्टिकल नंबर 111 वीटो पावर। ठीक है, तो वीटो पावर की जब बात होती है तो 3 प्रकार के वीटो पावर है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वीटो पावर है। तो इसको भी लेकर के एक बार व्यापक में प्रश्न आया था, बहुत बढ़िया प्रश्न था वो, क्योंकि सामान्यतः जब वीटो पावर की बात होती है तो हम एक ही वीटो पावर के बारे में कभी सुने होते हैं, जेबी वीटो वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे वीटो पावर जो है कितनी बार किसके द्वारा प्रयोग किया हुआ है यह जानना आपका बहुत आवश्यक है। तो 3 प्रकार के वीटो पावर होते हैं। पहला होता है पूर्ण वीटो, या इसी को अत्यंतिक वीटो भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अत्यंतिक वीटो भी कहा जाता है, पूर्ण। दूसरा है आपका निलंबनकारी वीटो। ठीक है, निलंबनकारी वीटो। और तीसरा है आपका जेबी वीटो। ठीक है, इसी को पॉकेट वीटो के भी नाम से जाना जाता है। तो ये 3 तरह के वीटो पावर हैं जेबी वीटो। ध्यान रखिएगा, अत्यंतिक वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी विधेयक को जो है अनुमति नहीं दे सकता, मतलब कि अनुमति नहीं देता। आ रही बात समझ में? तो यदि पूर्ण वीटो या अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता है राष्ट्रपति, तो उसके अंतर्गत कोई विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है उसको अनुमति नहीं देता है, अनुमति ही नहीं देता है। आ रही बात समझ में? और अनुमति देने से मना कर दे तो सदन इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसमें अनुमति देता ही नहीं है। और निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए भेज देता है।
किसके लिए भेज देता है? पुनर्विचार के लिए भेज देता है। तो पुनर्विचार के लिए भेजता है, यह निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद दोबारा पारित होकर के आ गया संशोधन के साथ या संशोधन के बिना, तो फिर दूसरे बार में उस पर हस्ताक्षर करने या अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य होता है। आ रही बात समझ में? और फिर तीसरा है आपका जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इसके अंतर्गत ना तो वो अनुमति देता है, ठीक है, अनुमति भी नहीं देता और पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजता, मतलब वो दोनों का प्रयोग नहीं करता, बस उसको जेब में डाल के भूल जाता है। इसको जेबी पॉकेट वीटो के नाम से हम जानते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले पूर्ण अत्यंतिक वीटो की जब बात होती है तो पहली बार इसका जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में किया था। इसी को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना, ठीक है। तो 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 में पूर्ण अत्यंतिक वीटो का या पूर्ण वीटो का पहली बार प्रयोग किया गया। किस विधेयक के लिए? तो पेप्सू विनियोग विधेयक के लिए, ध्यान रखिएगा, पेप्सू विनियोग विधेयक के लिए उस पर अपना निर्णय नहीं दिया उन्होंने, अनुमति नहीं दी उस विधेयक को 1954 में। और उसके बाद 1991 में 1991 में आर वेंकट रमन, ठीक है, 1991 में कौन? आर वेंकट रमन, ठीक है। और यहां पर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो आर वेंकट रमन ने 1991 में भी पूर्ण वीटो का प्रयोग किया था। तो यहां पर इन्होंने संसद सदस्यता वेतन भत्ता का जो संशोधन विधेयक था उसको अपनी अनुमति नहीं दी थी। तो 2 बार पूर्ण वीटो का प्रयोग हो चुका है, ध्यान रखिएगा। फिर निलंबनकारी वीटो की बात आती है तो पुनर्विचार के लिए भेजा था किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। किस विधेयक पर? संसद अयोग्यता निवारण, ध्यान रखिएगा, सांसद अयोग्यता निवारण अधिनियम। तो सांसद अयोग्यता निवारण अधिनियम आया था वर्ष 2005 में, ठीक है। तो इसमें संशोधन को लेकर के विधेयक लाया गया था, सांसदों की योग्यता को लेकर के संशोधन करने के लिए विधेयक लाया गया था। तो इसको जो है पुनर्विचार के लिए भेज दिया था किसने? तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। और जेबी वीटो, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, पॉकेट वीटो, इसका प्रयोग 1986 में किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे उस समय? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। तो जैल सिंह जी द्वारा किया गया था 1986 में। 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग किस विधेयक के संबंध में? भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा, भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में। तो ये आपका वीटो पावर है, 3 प्रकार के वीटो पावर हैं, 4 बार अलग अलग तरह से इसका टोटल अभी तक उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को लेकर के। अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा समर्पण के साथ पढ़ाई प्रारंभ कर दीजिए। तब तक नहीं रुकना है जब तक पद की प्राप्ति न हो जाए। अनेक शुभकामनाएं।